गाइस, हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कूलॉम का नियम पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ पढ़ लिया था। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप। ओके क्लास, तो देखते हैं सदिश स्वरूप होता क्या है और सदिश स्वरूप पढ़ने की हमें जरूरत क्या पड़ी। जैसा कि हम लोग कूलॉम का नियम पढ़ते तो हम उसके बारे में क्या पढ़े थे। कूलॉम का नियम दो स्थिर आवेशों के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? दो स्थिर आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल का स्टडी करने के लिए। दो स्थिर आवेश हैं और उन आवेशों के बीच में एक दूसरे के कारण कितना बल लग रहा होता है, ये वही बल का अमाउंट याद करने के लिए कूलॉम का नियम हम लोग पढ़े थे। इसीलिए कूलॉम का नियम बनाया गया था। आई थिंक आपको ये बात याद होगी, हमने वहां बताया भी था, ठीक है ना। तो फिर से हम देखते हैं, हम सदिश नियम में भी वही देखेंगे। क्या करेंगे? सदिश नियम में भी वही देखेंगे कि हमारे पास क्या होगा, दो स्थिर बिंदु आवेश होगा जिनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, स्मॉल आर होगी। आप चाहो तो उनको किसी मीडियम में रख के स्टडी कर सकते हो, आप चाहो तो उनको वैक्यूम निर्वात में रख कर स्टडी कर सकते हो। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। चलो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो आवेश है, अपने पास क्या है, दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। हमारे पास बेटा दो चार्ज है Q1 एंड Q2 जिनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर है, बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर है। साथ में हमने क्या किया, इनका स्थिति सदिश बनाया है। क्या बनाया है? इनका स्थिति सदिश। तो जो Q1 है, Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति, Q1 की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति वेक्टर R1 है और Q2 की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति वेक्टर R2 है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, माना निर्वात में R दूरी पर दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 मूल बिंदु के सापेक्ष R1 तथा R2 दूरी पर स्थित है। बेटा R1 क्या है? वेक्टर R1 क्या है? Q1 की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष एंड वेक्टर R2 क्या है? Q2 की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष। चलो फिर से एक बार फिर से देखो, हमने क्या लिया, हमारे पास दो आवेश था Q1 और Q2। हमने निर्वात में दो आवेश लिया Q1 और Q2 जिनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल r थी तथा मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 की स्थिति वेक्टर R1 थी तथा मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 की स्थिति वेक्टर R2 थी। आई थिंक इतनी बात आपको आई ना समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, अब हम स्थिति, यहाँ पर स्थिति सदिश का आना बहुत जरूरी है। आपको वेक्टर के बारे में आपने 11 में कुछ चीजें पढ़ा रहा होगा, स्थिति सदिश पढ़े होंगे, आप एकांक सदिश पढ़े रहे होंगे। अगर आपको नहीं याद है तो एक बार रिवाइज कर लेना वहां से, अदरवाइज आप कमेंट करना, हम इसके लिए अलग से लेक्चर बना देंगे, ठीक है ना। तो हम क्या देखेंगे, अब हमें तो पता चल गया कि मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 कहाँ स्थित है एंड मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 कहाँ स्थित है। अब हम देखेंगे Q1 की स्थिति क्या है Q2 के सापेक्ष, Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष क्या है ये देखेंगे। तो जो Q1 की स्थिति है Q2 के सापेक्ष, ये क्या है, Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष है बेटा R वेक्टर R12। वेक्टर R12 क्या है? वेक्टर R12 है Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष एंड Q2 की स्थिति क्या है? Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष क्या है? ऐसे देखते हैं, Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष, इसको लिखते हैं R21। क्या लिखते हैं? वेक्टर R21। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर लेंगे, हम लिखेंगे वेक्टर R12। वेक्टर R12 क्या है? वेक्टर R12 है Q1 की स्थिति, जो पहले 1 है ना इसलिए 1 की बात करेंगे, 1 की स्थिति 2 के सापेक्ष, मतलब Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष। वेक्टर R12 क्या है? Q1 आवेश Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष, आवेश Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी, Q2 के सापेक्ष। हम बात करते हैं वेक्टर R21 की। वेक्टर R21 लिख लो, वेक्टर R21 क्या है? Q2 की स्थिति जो 2 है इसलिए 2 पहले आएगा, मतलब Q2 की स्थिति 1 के सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष लिख लो। आवेश Q2 की स्थिति Q1, आवेश Q1 के सापेक्ष। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी आपको। हाँ तो बच्चा लोग हम आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं Q1 के कारण Q2 पर कोई बल लग रहा होगा और Q2 के कारण Q1 पर कोई बल लग रहा होगा। इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कूलॉम्स लॉ में। हमने पढ़ा था अगर सजातीय आवेश होंगे, तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करता है, प्रतिकर्षण का काम करता है। अगर आवेश अपने क्या है, विजातीय है, विपरीत आवेश है, तो उनके बीच में आकर्षण बल काम करता है। आई थिंक आपकी इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है ना। चलो हम देखते हैं, यहाँ पर दोनों आवेश समान है।
आई मीन दोनों आवेश की प्रकृति समान है। अगर दोनों प्लस है तो दोनों प्लस है, दोनों माइनस है तो दोनों माइनस रहेंगे। हमारे पास सपोज कर लो प्लस है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, कौन सा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, आई मीन प्रतिकर्षण बल काम करेगा। बेटा कौन सा बल काम करेगा, इन दोनों Q1 और Q2 के बीच में कौन सा बल काम कर रहा है, प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है। तो प्रतिकर्षण बल जो काम करता है, सपोज अपने पास एक प्लस Q आवेश है एंड दूसरा भी प्लस Q आवेश है, तो क्या होता है, Q1 है Q2 इनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल काम करता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड होती है ना, उसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होती है, बाहर की ओर होती है। समझ रहे हो। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी, मतलब जब बल लग रहा होगा बाहर की ओर लगेगा। तो Q1 के कारण Q2 पर कोई बल लगेगा, Q1 के कारण Q2 पर कोई बल लगेगा, हाँ बिल्कुल लगेगा, बल लगेगा। कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल, जिसकी दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी। लो हमने बल लगा दिया, Q1 के कारण Q2 पर बल, जिस पर बल लगाएंगे उसको पहले लिखेंगे, जिसके कारण लगाएंगे उसको बाद में लिखेंगे। जैसे हमने लिखा था R12 मतलब जब पहले लिखा था 1 पहले लिखा था, मतलब 1 की स्थिति 2 के सापेक्ष, मतलब Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष। वैसे ही हम Q1 के कारण Q2 पर बल निकाल रहे हैं, तो मतलब 2 पर बल आवेश, मतलब Q2 पर बल Q1 के सापेक्ष। आई थिंक आपको बात समझ में आई। आगे देखो, आगे हम देखेंगे 1 पर आवेश, 1 पर भी तो बल लग रहा होगा Q2 के कारण, लग रहा होगा ना। आवेश Q1 पर भी तो Q2 के कारण बल लग रहा होगा बच्चा, हाँ लग रहा है। देखो यहाँ पर भी एक बल काम कर रहा है, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी भी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। कहाँ होगी, आउटवर्ड बोले तो बाहर की ओर होगी। और किस पर बल काम कर रहा है, 1 पर काम कर रहा है। बल कहां पर काम कर रहा है, 1 पर काम कर रहा है। 1 पर काम करेगा तो 1 पहले लिखेंगे, लिख लो क्या लिखेंगे, वेक्टर F12 मतलब 1 पर बल 2 के कारण। आई थिंक इतना आपको आया समझ में, लिखते हैं यहाँ पे, लिखते हैं हम यहाँ लिखेंगे F12 क्या है, F12 वेक्टर F21, पहले 12 लिख लो, वेक्टर F12 क्या है, वेक्टर F12 और आप हम लिखेंगे आवेश Q1 पर Q2 के कारण आरोपित बल, Q2 के कारण बल। तो हम लोग वहां पर बल कैसे निकालते थे, कूलॉम्स लॉ में हम निकालते थे। चलो यहाँ पर फोर्स निकालो भाई, फोर्स क्या आ जाएगा, 12 इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे, K स्मॉल k लिखेंगे इनटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब एक बात ध्यान देना, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ध्यान ये देना है, यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, यहाँ पर हमको दिखाना है, देखो कोई भी अगर वेक्टर है, समझना मेरी बात, कोई वेक्टर ऐसे है, वेक्टर ए, तो वेक्टर ए को दिखाने के लिए, वेक्टर ए की दिशा दिखाने के लिए एकांक वेक्टर का यूज करते हैं। एकांक सदिश जानते हो ना, एकांक सदिश क्या दिखाता है, दिशा दिखाता है। एकांक सदिश क्या दिखाता है, दिशा। तो वेक्टर ए की दिशा दिखाने के लिए हम क्या यूज करते थे, एक कैप का यूज करते हैं ना। वैसे अपने पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है उसकी दिशा ऐसे है, एक वेक्टर है R12, वेक्टर R12 है उसकी दिशा ये है। तो इसकी दिशा को कैसे दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे R12 कैसे दिखाएंगे। और अपने पास एक वेक्टर है R21, एक वेक्टर है वेक्टर R21 है, तो वेक्टर R21 की दिशा को कैसे दिखाएंगे, वेक्टर R21 की दिशा को भी दिखाएंगे हम किससे, R21 कैप। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। वेक्टर ए होगा तो उसकी दिशा को एक कैप से दिखाते हैं। अगर वेक्टर बी होता, सपोज वेक्टर बी होता तो बी की दिशा को दिखाएंगे बी कैप से। तो ऐसे ही हमें जो फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी है कि किस दिशा में बल लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि किस दिशा में बल लग रहा है और क्यों लग रहा है। आप इतना देखो कि क्या हो रहा है, आप आगे देखते हैं। K इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, K इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, इसकी दिशा क्या होगी भाई, 1-2 की दिशा में होगी ना। Q से 1 पर लग रहा है, 1 पर तो हम ऐसे जाएंगे, ये दिशा होगी, ये Q1 है, ये Q2 इधर को लग रहा है, मतलब R12 की दिशा में लग रहा है। तो R12 की दिशा दिखाने के लिए एकांक वेक्टर कौन सा होगा, ये वाला होगा R12 कैप। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई, इतनी बात अगर समझ में आई हो तो बोलो यस, आई ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या बताया बच्चा लोग, हमने दूसरा बल लग रहा था, एक बल अब हमने निकाल लिया। ये F12 क्या था, Q1 पर Q2 के कारण बल, Q1 पर बल निकाल लिया। हम निकालेंगे Q2 पर बल, किस पर Q2 पर बल निकालेंगे। निकालो Q2 पर कौन सा बल लग रहा है, F12 लग रहा है। कौन सा लग रहा है बच्चा, F12 लग रहा है।
सॉरी F21 लग रहा है। F21 क्या है? F21 क्या है? क्या है? Q2 पर Q1 के कारण बल, Q2 पर Q1 के कारण बल, Q2 पर Q1 के कारण बल। भाई गर्मी बहुत है, स्वेटिंग हो रही है। 1 मिनट। हाँ तो देखो देखो देखो, हमने क्या निकाला? हमने निकाल लिया Q1 पर Q2 के कारण बल। अब हम निकालेंगे Q2 पर Q1 के कारण बल। भाई Q2 पर Q1 के कारण बल क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? फिर से वेक्टर F21, ये इक्वेशन 1 हो गया बच्चा, ये हो गया इक्वेशन 1। F21 इक्वल टू K इंटू में आवेश Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। आई समझ में बात? बेटा हमें डायरेक्शन भी बतानी है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, बताओ 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 बताओ। ये देखो डायरेक्शन क्या थी? जब 1 से 2 पर लगा रहे थे तो हमने क्या लिखा था? डायरेक्शन F21 R21 वेक्टर R21 क्या होता था? Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष। तो बल किधर से लग रहा है? Q1 से Q2 की तरफ लग रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? ये वाला लिखेंगे R21 वेक्टर R21 की डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे? वेक्टर कैप R21 से, किससे? कैप R21। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई ना? बोलो यस। आई ना? देखो आगे देखो बच्चा, आगे देखो, देखते जाओ। अभी होने वाला है प्रूफ, देखते जाओ। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 2। आगे देखो। आपको एक बात बताओगी, किसी भी वेक्टर को दिखाते कैसे हैं? अगर कोई वेक्टर ऐसे A है तो इसको ऐसे दिखाते हैं, एक है, और इसकी डायरेक्शन भी दिखाते हैं साथ में, परिणाम और साथ में डायरेक्शन दिखाते हैं ना? नहीं समझ में आया? चलो हम दिखाते हैं। अगर कोई मान लो दिया होता है, कोई वेक्टर है, वेक्टर A बराबर दिया है, 5 मीटर दक्षिण की ओर, 5 मीटर दक्षिण की ओर दिया है, 5 मीटर दक्षिण की ओर। अब देखना, ध्यान देना, ये क्या है? ये परिणाम है। ये क्या है? परिमाण है। और ये क्या है? दिशा है। ये हुआ परिमाण और ये हुई दिशा। परिमाण हुआ और ये दिशा हुआ। परिमाण को दिखाते हैं वेक्टर A के परिमाण को दिखाते हैं मॉड ऑफ A से, दिशा को दिखाते हैं A कैप से। ठीक है ना? इसका मतलब कभी भी वेक्टर A को दिखाना हुआ तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? परिमाण लिखेंगे, उसके बाद में दिशा लिखेंगे, A कैप लिखेंगे। इतना समझते नहीं? इतना अगर आपको समझ में आया होगा, अभी आगे कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है आपको। कॉन्सेप्ट अपना ये था बच्चा, कॉन्सेप्ट ये था, अपने पास क्या था? R21 कैप था। क्या था? अपने पास R21 कैप था ना? अपने पास वेक्टर कौन सा था? वेक्टर ले लो, हम वेक्टर लेते हैं, वेक्टर R12 लेते हैं। तो वेक्टर R12 का परिमाण कितना होगा? वेक्टर R12 का परिमाण क्या होगा? परिमाण होगा मॉड ऑफ वेक्टर R12 परिमाण होगा वेक्टर मॉड ऑफ R12। आगे देखो, आगे क्या होगा? इसके और साथ में इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन R12 कैप क्या होगा? डायरेक्शन होगा। इतनी बात आई समझ में? इतनी बात आई ना? हाँ आई बात समझ आई। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे हम कैप R12 की, तो कैप R12 बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर R12 अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर R21। आई थिंक आपको कितना समझ में आया? बहुत अच्छे समझ। हाँ बच्चे, आपको इतना समझ में आया ना? कैप R12 इक्वल टू कितना हो जाएगा? वेक्टर R12 अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर R12। अब देखना, ऐसे हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे हम लिख सकते हैं, दूसरी वाली इक्वेशन को भी ऐसे लिख सकते हैं। हम लिखेंगे कैप R21 इक्वल टू में वेक्टर R21 अपॉन में मॉड ऑफ R21। आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आई, दोनों बात समझ में आई ना? हाँ आई बात समझ में। अब देखना, ये बताओ, ये वाला पे आप चाहे वेक्टर को दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r है ना? दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है। मतलब जो वेक्टर R21 है, इसकी भी दूरी स्मॉल r है, और वेक्टर R12 है, उसकी भी दूरी स्मॉल r है। मतलब फिर से देखना, यहाँ पर मैं कुछ काम की बात लिखने वाला हूँ। जो मॉड ऑफ वेक्टर R12 है और ये मॉड ऑफ वेक्टर R21 दोनों क्या है? बराबर हैं। दोनों किसके बराबर हैं? दोनों स्मॉल r के बराबर हैं। इतनी बात समझ में आई हो तो पहुंचते हैं इक्वेशन 1 पे। इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो चलो इक्वेशन A पे चलते हैं। कहां चलेंगे? इक्वेशन A पे चलेंगे। इक्वेशन A पे आ जाओ भाई इक्वेशन 1 पर। आ जाओ भाई इक्वेशन 1। चलो वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करना है k इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। कैप
कितना लिखना था, कैप क्या है, कैप R12, कैप R12 बराबर क्या होता है, ये वाली वैल्यू लिखो, इसको लिखो अपॉन में मॉड ऑफ R12। कितना समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात आई समझ में, इतनी बात आई ना, हाँ आई। आगे देखो आगे देखो आगे देखो, इसको आगे करना है, आगे करो। क्या होता है Q1 Q2 अपॉन में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ नॉट मॉड वेक्टर ऑफ R12। अब मैंने क्या लिखा था, मॉड ऑफ R12 बराबर क्या है, R है। मॉड ऑफ R12 बराबर R है, तो यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, R लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं, लिखो, लिख दिए। फिर से देखो बच्चा, फिर से देखो क्या होएगा, Q1 Q2 अपॉन में R क्यूब R स्क्वायर इंटू R क्या हो गया, R क्यूब हो गया, क्या हो गया, R क्यूब इंटू में वेक्टर R12 इसको डालना इक्वेशन नंबर दिस इज द इक्वेशन नंबर ए। ये तो आ गया अपना इक्वेशन नंबर ए। थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर ए बन गया। थोड़ा सा इरेज किया जाए, हाँ करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना, तुरंत लो, हो गया ना, हो गया, हाँ चलो हमने इसको इरेज किया। अब देखो क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, देखते जाओ बच्चा। देखो हम क्या करेंगे, हमने तो निकाल लिया F12 निकाल लिया, F21 निकालेंगे, F21 तो अपना F21 क्या आएगा, वेक्टर F21 क्या आएगा वेक्टर F21 भाई। देखो भाई बताओ, हाँ हम देखो इतना आएगा K इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर इंटू में इतना था ना, इतना ही तो था, अपना कैप था 21। और हम लोगों ने अभी पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो कैप इतना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर R21 अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर R21 इतना लिख सकते हैं। जहां पर लिखना है पहले पुट कर दो, यहाँ पर K इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर इंटू में वेक्टर R21 अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर R21 अगेन आगे देखो Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर R21 हमने क्या बताया था, R21 बराबर मॉड ऑफ R21 बराबर R, नीचे क्या आ जाएगा बेटा, R आ जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पर K इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर नहीं R क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ बचा क्या, इतना बच गया। इसका मतलब क्या हो गया, अपना सेकंड इक्वेशन आ गया, वेक्टर F21 बराबर आ गया K इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R क्यूब इतना आ गया। आई थिंक आपको बात समझ में आई, ये हो गया इक्वेशन नंबर बी। आपको इक्वेशन ए समझ में आया था, इक्वेशन बी हो गया इक्वेशन। हाँ भाई आगे थोड़ा इरेज करते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया है, इरेज करते हैं भाई, आगे देखना क्या होने वाला है, अब देखो अपने पास क्या है, अपने पास एक इक्वेशन ए आ गया, इक्वेशन बी आ गया। हमने क्या देखा, अपने पास क्या एक वेक्टर ऐसे है, इसका नाम है वेक्टर R21, दूसरा वेक्टर ऐसे इसका नाम है R12। दोनों वेक्टर्स क्या एक दूसरे के अपोजिट हैं, तथा इनका परिणाम भी बराबर है, एक परिणाम बराबर है R, दोनों का परिणाम बराबर है और एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब इनको क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लिख सकते हैं R12 हम वेक्टर R12 बराबर लिख सकते हैं माइनस ऑफ वेक्टर R21। इतना लिख सकते हैं कि नहीं, इतना लिख सकते हैं ना। कैसे लिखे, आई थिंक आपको पता चला। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हम लिखेंगे वेक्टर R12 बराबर माइनस वेक्टर R21 ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 1 क्या थी, अपनी इक्वेशन 1 थी F12 K into Q1 Q2 अपॉन में R क्यूब 1 क्यूब, वैसे था, यही था। हमने इसकी जगह पर क्या आ रहा है, माइनस R21 आ रहा है ना, कर दो K इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R क्यूब अपॉन में माइनस R21 इतना हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, K इंटू Q1 Q2 अपॉन में R क्यूब इंटू में वेक्टर R21 इतना हो गया। आई थिंक आपको क्या दिख रहा है, इतना, यही तो क्या है, यही क्या इक्वेशन बी है, ध्यान दो, यही क्या इक्वेशन बी है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन बी से F21 क्या लिख सकते हैं बच्चा, F12 वेक्टर F12 बराबर माइनस वेक्टर
F21 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 पता है यहाँ से क्या पता चला? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछता है प्रूव करो कि न्यूटन का नियम जो है वो प्रूव करो कूलॉम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम का अनुसरण करता है। तो आपको यहाँ तक प्रूव करना पड़ेगा। जो बल है, बल क्या लग रहा है? बल एक दूसरे, जो बल है जितना बल Q1 लगा रहा है उतना ही बल Q2 लगा रहा है, और दोनों का परिमाण बराबर है तथा विपरीत है, ठीक है ना। बराबर बल लगा रहे हैं, केवल उनकी दिशा अलग अलग है। ये तो वही बताता था क्या, न्यूटन का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जितना बल हम लगाएंगे उतना ही बल आप लगाओगे, जितना बल मैं बोर्ड पे लगाओगे बोर्ड पे उतना बल मुझ पर लगाएगा, वही हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक यही क्या है, यही सदिश का नियम है। वैसे ही न्यूटन का सदिश नियम यही था, इक्वेशन ए और बी। आप चाहो तो इतना नहीं करो, आप चाहो इतना प्रूव ना करो, आपके पास इक्वेशन आ गया था, इक्वेशन 1, इक्वेशन ए और बी। आप यहाँ तक जब कर लोगे, इतना प्रूव कर लोगे, लिखना इक्वेशन ए तथा बी ही कूलॉम के नियम का सदिश रूप है। इक्वेशन ए तथा बी कूलॉम के नियम का सदिश रूप है, इतना बोर्ड में लिख आओगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर प्रूव करने के लिए आता है, अगर कहता है आप प्रूव करो कि न्यूटन का नियम सॉरी बार ये न्यूटन आ रहा है, पता नहीं कहां से। अगर आएगा एग्जाम में कूलॉम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम का अनुसरण करता है, तो आप यहाँ तक प्रूव करोगे, ठीक है। तो आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा, तो इतना प्रूव कर देना। तो आई मीन जितना आज हम लोग पढ़े इसमें 2-3 क्वेश्चन पुट हो जाएंगे तो आप कर लोगे। अगर केवल आपका सदिश रूप बताओ तो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी तक सॉल्व करना है, आप लिख के आ जाना यही न्यूटन के नियम का सदिश रूप है। अगर वो कहता है कि प्रूव करना है कि न्यूटन का नियम जो है, न्यूटन का आई मीन कूलॉम का नियम, जो कूलॉम का नियम है न्यूटन के तीसरे नियम का अनुसरण करता है, तो आपको यहाँ तक करके आना है, ठीक है ना। आई थिंक इसकी बात समझ में आई होगी। जल्दी से एक बार बहुत रिवाइज कर ले। हाँ करते हैं एक बार बहुत तेज करेंगे, बहुत तेज करते हैं बच्चा। देखो हम किए क्या थे। देखो क्या हुआ, क्या था। हम लोग सबसे पहले निकाले थे F12 निकाले थे, F12 क्या आया था, ध्यान देना, बहुत तेज करने वाला हूँ, ध्यान देना भाई। यहाँ पर आया था R स्क्वायर, यहाँ पर अपना आया था कैप, R12 कैप आया था ना, R12 कैप आया था। अब देखना हमने दूसरा स्टेप क्या किया था, K into Q1 Q2 फॉर्म में R स्क्वायर, इसकी जगह पर क्या लिख दिया था, वेक्टर R12 अपॉन मॉड ऑफ R12, इतना लिख दिया था ना, इतना लिख दिया था। और यहाँ पर जानते हैं इतना वेक्टर R12 बराबर वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर R12 बराबर मॉड ऑफ वेक्टर R21 बराबर में क्या है, R21 बराबर में क्या है, स्मॉल r है। यहाँ पर लिख दो भाई, लिखो R स्क्वायर अपॉन में R क्या आ जाएगा, बताओ। आ जाएगा R स्क्वायर इंटू R क्यूब हो गया, इतना ये वैल्यू आई थी, क्या आई थी, F12 यही तो था इक्वेशन ए, यही तो था इक्वेशन ए, ये था इक्वेशन ए, ये था बच्चा इक्वेशन ए था। दूसरा नंबर में क्या किया था, F21 निकाला था, F21 K इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पर क्या था, R21 वेक्टर R21 कैप था। इसके बाद हमने लिखा था Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पर लिख देते हम R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21 लिखे थे ना, K इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा स्मॉल r आ गया ना, आ गया भाई। गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है आज। क्या हो गया यहाँ पर, K इंटू Q1 Q2 अपॉन में R क्यूब इंटू में R21 का क्यूब, ये क्या था, इक्वेशन नंबर बी था। आई थिंक आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। यही तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना, इतना देर से ही सॉल्व किया जा रहा था, आपको ये बात समझ में आई। इक्वेशन ए आ गया, इक्वेशन बी आ गया। तो जो इक्वेशन ए तथा बी ही क्या है, न्यूटन के नियम का सदिश रूप है। इक्वेशन ए तथा बी ही न्यूटन के नियम का सदिश रूप है। आप चाहो तो थोड़ा सा आगे सॉल्व करके क्या लिख सकते हो, बिकॉज हम क्या जानते हैं, वी नो दैट हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, वेक्टर R21 बराबर माइनस वेक्टर R2, इतना है ना। अगर इतना है तो क्या हो जाएगा अपना वेक्टर F12 बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर माइनस वेक्टर F21। ये क्या है, इतना तक प्रूव कर दोगे तो क्या हो जाएगा कि जो कूलॉम का नियम है न्यूटन के तीसरे नियम का अनुसरण करता है। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। कितना इजी में देखो, दूसरी बार में कितना आसानी से कर दिए, लेकिन नहीं, वहां पर जब बोर्ड में करते हैं हमें लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, इसलिए वहां पर पहले लैंग्वेज लिखकर बताया, अच्छे से समझाए, एक टॉपिक एक स्टेप समझाए। दूसरी बार में आपको बहुत आसान लगा होगा। आप एक बार हमारी वीडियो फिर से देखना, फिर सॉल्व करना, आई गारंटी आपको याद हो जाएगा, तुरंत याद होगा। अगर कहीं डाउट आता है, कोई भी डाउट आता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक लेक्चर देखते रहो और नोट्स बनाते रहो।